नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और काफी सारी खबरें भी आ रही हैं। इस बीच काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा शुक्रवार को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े आईपीओ भी आने वाले हैं जिस पर की नजर रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में हलचल जारी है। क्रूड में 5% की गिरावट देखने को मिली है, तो इसका भी असर आज भारतीय बाजारों पर दिखेगा। साथ ही आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है, उस खबर पर भी आगे हम चर्चा करेंगे और उसका बैंक्स और एनबीएफसी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्पेस पर किस तरह से असर पड़ेगा, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है एशियन मार्केट्स की। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन 19,800 के ऊपर है। 24 अंकों की हल्की गिरावट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में ही है, करीब 280 अंक नीचे। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में है। जापान के बाजार हल्के हरे निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखा रही है, लेकिन चीन के बाजार भी लाल निशान में ही है। तो इस वक्त काफी मिलीजुली शुरुआत दिखाई दे रही है एशियन मार्केट से। लेकिन दूसरे ग्लोबल मार्केट के क्या हाल हैं और कमोडिटी मार्केट में भी किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सब एशियाई बाजारों जैसा आप कह रहे थे, बहुत ही फ्लैट लाइन पे शुरुआत हुई। ज्यादातर बाजार हालांकि कमजोर ही दिख रहे हैं। एक निक्के ही है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अमेरिकी बाजारों की बात करें, 4 दिनों की तेजी पर डॉ जोन्स पे कल ब्रेक लगा। ब्रेक हालांकि वैसा नहीं लगा, मामूली कमजोरी थी। नैस्डैक S&P 500 हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। जो रैली थी वो थोड़ी सी अब यहाँ पर थकती नजर आई। जो स्टीम महंगाई की जो थी वो कम हुई थी, उसका फायदा मिला था। 2 दिनों में तो बहुत ही अच्छी तेजी दिखी, लेकिन उस पर अब ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं किस तरह से वहाँ पे रिजल्ट सीजन है। रिजल्ट की कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, कुछ अच्छे नतीजे आए, कुछ खराब नतीजे आए, तो उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है। जहाँ पे सिस्को, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों में तेज गिरावट दिखी, तो कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजों के दम पर वहाँ पर ठीक ठाक तेजी भी देखने को मिली। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर्स थे वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, 0.6% की गिरावट दिखी थी। जॉबलेस क्लेम की अगर बात करें तो वो अनुमान से बहुत ज़्यादा वहाँ पर फर्क नहीं था, लेकिन हालांकि जॉबलेस क्लेम के जो नंबर्स है वो बड़े हैं, तो उससे लग रहा है कि डेटा बहुत अच्छे अब यहाँ से नहीं आ रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कच्चा तेल अहम फैक्टर होता है, खास करके हमारे बाजारों के लिए। वहाँ कल 4.5 से 5% तक की गिरावट दिखी। यूएस का उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर है और वहाँ के जो स्टॉक्स के नंबर है वो भी बढ़ रहे हैं, और डिमांड को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है, और उसका दबाव कच्चे तेल पर दिखा और 5% तक की गिरावट दिखी। ब्रेंट क्रूड का भाव $78 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कल फिर से गिरावट दिखी, 4.43% के आसपास अब आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में नरमी है, 104 के नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स। अन्य संकेतों में अगर कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर कल वहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज वहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। इक्विटी मार्केट की ओर अगर वापस आप देखें तो यह बिल्कुल साफ संकेत नहीं है, एक सीमित दायरे में ही शुरुआत हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना शुरुआती कारोबार में तो नहीं दिख रही है पूजा। बिल्कुल, तो ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ एक्शन नहीं दिखा यूएस मार्केट में। और हम देख रहे हैं कि ये लगातार तीसरा हफ्ता होगा जब पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ अमेरिकी बाजार बढ़ रहे हैं। तो ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। और बॉन्ड मार्केट और कच्चे तेल में जिस तरह की हलचल है, कच्चे तेल में गिरावट दिखी है, उसका आज फायदा भारतीय बाजारों को मिल सकता है। लेकिन और भी काफ़ी ढेर सारी खबरें हैं जिसका कि रिएक्शन आज हम इंडियन मार्केट्स में देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट पर। और कल हमने देखा कि संस्थागत निवेशकों ने, एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की। 957 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कल नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस ने भी 705 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 1570 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से। और इंडेक्स ऑप्शन में 630 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। ये कल के आंकड़े हैं और कल एक्सपायरी भी थी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में मामूली 630 करोड़ की ही बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है नेट एफआईआईज की तरफ से। चलिए इन आंकड़ों को एनालिसिस करते हैं और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस क्या होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, पिछले
पिछले 2-4 दिन से मार्केट के अंदर एफआईज का रोल थोड़ा बढ़ा है, वो करीब 20% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो रहा है। और दूसरा, आप इंडिया विक्स को भी बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, जो कि 11.5 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। कल भी 3-4% बढ़ा है ये। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी और एफआईज दोनों एक साथ आ रहे हैं, और इसलिए आप एक रेजिस्टेंस जोन पे आप आ चुके हैं, जो कि 19,800 है। कल काफी हर्डल हुआ इस पे, एक बार हम पार भी हो गए, लेकिन बाद में क्लोजिंग इसके ऊपर हमको नहीं मिल पाई। आज फिर से एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश हो सकती है कि हम 19,800 के ऊपर जाएं, और उसमें बड़ा प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है, क्योंकि कल रिलायंस ने ब्रेकआउट भी किया है। तो रिलायंस का ब्रेकआउट, थोड़ा क्रूड का नीचे आना, थोड़ा 19,800 के आसपास आपकी क्लोजिंग में एफआईज का बढ़ जाना, ये सब इंडिकेशन कह रहे हैं कि मार्केट अब एक वीक हैंड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में तो आया है। इसलिए अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस अपने बढ़ाने, और हमने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को आप बढ़ाइए। अब आपको क्या करना है कि 19,500 19,600 को अपना एक बेस बना लेना है। जो पहले 19,200 हुआ करता था, फिर हमने आपको 300 करवाया, फिर 500 करवाया। अब आप चाहें तो 500 की जगह 600 भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ताजा पोजीशन अभी लेनी चाहिए क्या, थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक रेजिस्टेंस पार हो जाए 19,800 वाला, उसके बाद आप एक नई पोजीशन के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। तब मार्केट एक गुड लीडरशिप के साथ, हो सकता है रिलायंस की लीडरशिप के साथ ही एक नए ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी का भी 44,000 के आसपास अच्छा बेस बन चुका है, बट 44,300 और 500 को पार नहीं कर रहा। इसलिए जिनको नया खरीदना, उनको 44,300 500 की वेट करनी चाहिए। अदरवाइज आप पोजीशंस लेना चाहे तो पोजीशंस को हल्की हाथ से ले सकते हैं। दूसरी बात है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। जब तक आप 44,000 ब्रेक नहीं होगा, कोई खास बड़ी दिक्कत आपको आएगी नहीं। इसलिए आप मार्केट के साथ बने रह सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशंस के साथ कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट करने वाले थोड़ा दूर रहे, और अगर किसी को डिप भी मिलता है तो बॉट ऑन डिप ही करे, यानी कि बाइंग ऑन डिप ही करे। कब तक करना है बाइंग ऑन डिप? अब 19,400 तक निफ्टी का बाइंग ऑन डिप करना है, और 43,800 तक बैंक निफ्टी का बाइंग ऑन डिप करना है। जब तक ये दोनों लेवल अब ब्रेक नहीं होते, नई मंदी मार्केट के अंदर वापस नहीं लौटेगी, और लीडरशिप की जो वेट हो रही है उसमें रिलायंस बहुत बड़ा रोल अपना सकता है। तो क्रिटिकली आप इसको वॉच करें। ऑप्शंस ट्रेडर्स एक्टिव रहे मार्केट के अंदर, कल भी उनको अच्छे मौके मिले होंगे, परसों भी अच्छे मौके मिले। इनफैक्ट आज फ्राइडे है, तो इसलिए आप थोड़ा कैलकुलेटेड होकर ट्रेड लें, पर अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स एक्टिव रहें, उनके लिए अच्छा मौका है। लेकिन क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो संभल कर ट्रेड करें। शॉर्ट साइड के हैं आप, तो वहां पर थोड़ा सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए। ये रणनीति आपको बाजार में बनाने की राय। अब आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में ट्रेड कहाँ करें ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, और किन शेयरों में ट्रेड करने की राय देंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी गुड मॉर्निंग। अब जैसे डिम्पी ने भी बताया, 19,852 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो निफ्टी कल पार नहीं कर पाया है। 2-3 गैप भी खुले हुए हैं, तो हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो काफी है, तो अपॉर्चुनिटी स्टॉक में रहनी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में टाइम बिंग आई थिंक ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो पहला स्टॉक है जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है चार्ट पे, वो है बाटा। बाटा ने मैकेनिकल इंडिकेटर डेली चार्ट पे सब बाई हो चुके हैं। यहाँ से एक रेंज है 11 ट्रेडिंग सेशन की, उसमें से ब्रेकआउट देने की तैयारी है। तो बाटा 1600 के आसपास की एंट्री, 1590 का स्टॉप लॉस, 1620 का टारगेट, ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स काफी ओवरसोल्ड है, यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है। वंस अगेन इंट्राडे डेली इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, और यहाँ से बाउंस की उम्मीद है। ये भी इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 952 के आसपास की एंट्री टाटा केमिकल्स में, लॉन्ग पोजीशन, 945 का स्टॉप लॉस और 966 का टारगेट। सो 952, 945 और 966 का टारगेट रहेगा टाटा केमिकल इंट्राडे बाय कॉल। ओके, थैंक यू हेमंत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इंट्राडे के लिहाज से आपको ये स्ट्रैटेजी दी है आज बाटा।
1620 के लक्ष्य के लिए और टाटा केमिकल्स 966 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए ये इंट्राडे कॉल्स है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान आप जरूर रखें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। पूजा, तो आपका ही ट्रैकिंग सेक्टर जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस आज जो है दिन के ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाला है। तो ऑफकोर्स कल आरबीआई की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई थी और यहाँ पे जो है वो टाइटन कर रहे हैं आपके नॉर्म्स जो कंज्यूमर लोन्स को लेके हैं और जो रिस्क वेटेड आप कह सकते हैं क्रेडिट एक्सपोजर है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि जो ज़्यादा क्रेडिट इकोनॉमी में आई है रिटेल सेगमेंट में ज़्यादातर, उसको जो है बचाने के लिए आरबीआई का ये मूव आया है। लेकिन इसमें इम्पैक्ट किसको सबसे ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अब जो है बैंक्स को कैपिटल रेज करनी पड़ेगी ताकि वो एक बफर रख पाए। अब यहाँ पे जो है स्पार्क कैपिटल का व्यू है कि आरबीआई के जो ये आई है गाइडलाइंस, इसमें एसबीआई में जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है और उनको जो है आगे जाते हुए कैपिटल रेज भी करना होगा। दूसरा जो है नज़रिया वो है एनबीएफसीज़ का। तो ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो होती है एनबीएफसीज़ की वो बढ़ जाएगी और क्योंकि वो जो रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। वो लगभग 100% था अभी, अब 125% हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोन किसी को दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 100 रुपये का ही बैकअप नहीं रहेगा एज अ बैंक या एनबीएफसी, आपको और 25 रुपये और डालने होंगे अगर आप बैंक हैं तो। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगी। और मैक्वारी का रिपोर्ट आया है कि ऑफकोर्स एसबीआई कार्ड और बजाज फाइनेंस, इन दो दिग्गज प्लेयर्स को जो है थोड़ी सी पेन सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी। ये तो हमने रिटेल की बात की, लेकिन जो तीसरा स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो फोकस में रहेगा वो रहेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, स्पेशली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इनको कोई इम्पैक्ट आरबीआई चेंजेस के लिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए है और हाउसिंग वाले जो लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स पे होते हैं। तो आप एक टाइप से देख सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तेज़ी भी देखने मिल सकता है इस अनाउंसमेंट से। तो एक था बैंक, एक था आपका रिटेल रिलेटेड एनबीएफसीज और एक था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये तीनों के जो इम्पैक्ट हमने देखे हैं। ऑफकोर्स रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने मिल सकता है। तो आज दिन के ट्रेड में जो ये इंपॉर्टेंट नज़रिया रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी फोकस में रहने वाला और यहाँ पे जो है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट आया है, केनली पोर्ट करके एक है, वहाँ पे उन्होंने लगभग 4120 करोड़ का जो है एक नई मल्टी कार्गो पोर्ट डालने वाले हैं। लेकिन फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये नेट कैश कंपनी है। हालांकि आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल होता है उसमें थोड़ी जो कंस्ट्रक्शन के समय वहाँ पे थोड़ी पेन ज़रूर देखने मिल सकती है। अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट डील भी है डिलीवरी की। सॉफ्ट बैंक जो है लाइकली 4% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। 1250 करोड़ रुपए का ये टोटल रहेगा साइज़। रेंज है 404 से 414 रुपये पे, यानी कि लगभग 2% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और जो सॉफ्ट बैंक का स्टेक है ऑलरेडी मार्च के महीने में जो है इस साल 4% स्टेक उन्होंने घटाया, ऑलमोस्ट 14% स्टेक करेंटली, और इस स्टेक सेल के बाद ये लगभग 10.3% स्टेक हो जाएगा। एशियन पेंट्स जो है माइल्ड नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। मैक्वारी ने जो है रिपोर्ट निकाला कि उन्होंने डेकोरेटिव पोर्टफोलियो में जो है अपने प्राइसेस को घटा दिए हैं, लगभग ओवरऑल 1% बेसिस पे देखने मिलेगा। अब ये इसका ऑफकोर्स जो बेनिफिट आ रहा है क्रूड डेरिवेटिव का उसको जो है कस्टमर्स को भी पास ऑन कर रहे हैं। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे पीटीआई के स्तर से जो है न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो स्टेक सेल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी मार्च 2024 पे। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का स्टेटमेंट है। और याद रखिए एलआईसी और गवर्नमेंट दोनों को जोड़ ले तो उन दोनों का स्टेक्स 90% के ऊपर है और उनका जो डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट है वो लगभग 60% का है। तो इसलिए आईडीबीआई बैंक में एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो एक आती है ज्योति स्ट्रक्चर्स। हालांकि मार्केट कैप तो 924 करोड़ ही है और कंपनी डील करती है ईपीसी प्रोजेक्ट के काम पे पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट में लार्जली। लेकिन एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का नाम अब आ चुका है प्रपोज्ड लॉटरी में जो प्रेफरेंशियल इशू होने वाला है, तो इसलिए स्टॉक में जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिल सकता है। एसजीवीएन में जो है एसईसीआई के साथ एक नया पैक्ट साइन किया है विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। और वही टाटा मोटर्स की बात टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एमिल फ्रे के साथ जो है पार्टनर किया। इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 व्हीलर्स का और ये यूरोपियन मार्केट्स के लिए रहने वाला है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस आया है। 20 लाख स्क्वायर फुट डेवलप करेंगे जिसका 2100 करोड़ का टोटल वैल्यू होगा बेंगलुरु मार्केट्स में। डीसीएक्स सिस्टम 500 करोड़ की जुटाने की जो है फंड्स अब की अप्रूवल आ गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील की भी एक माइनर पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्होंने जो माइन क्लोजर का प्लान रखा था उड़ीसा में अब उसको विड्रॉ कर दिया गया है। इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो
आपके आयरन ओर होते हैं उसकी डिमांड जो है भारत में जो बढ़ रही है, और उसके कारण एक टाइप से रॉ मटेरियल रहता है स्टील कंपनी के लिए। इसका मतलब इंफ्रा में जो है पिकअप देखने मिल रहा है, यानी कि स्टील कंपनी अपनी आयरन ओर जो उनकी रॉ मटेरियल होती है उनका प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि ये कैप्टिव माइन है JSW स्टील के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो ब्रेंट क्रूड कल रात जो है लगभग 4% की गिरावट आई, $77 प्रति बैरल के लेवल्स पे आए। ऑफकोर्स दो कारण थे, सबसे पहला तो था हायर सप्लाई यूएस मार्केट्स में दिख रहा है और एक वीक एनर्जी डिमांड चाइना में दिख रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो क्रूड डेरिवेटिव के कंपनीज होते हैं, एविएशन ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, टायर ले लीजिए, इन सब पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और OMCs में भी आप कह सकते हैं जो मार्जिन्स है, हालांकि उन्होंने रिटेल प्राइसेस नहीं गिराए तो उनका भी जो है मार्जिन्स बढ़ जाता है, और हमने पिछले 2 या 3 सेशंस में भी देखा है कि OMC में तेज़ी आई है। तो इन स्टॉक्स को ज़रूर फोकस में रखिएगा। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और आज की जो बड़ी खबर थी वो थी RBI ने जो नियम सख्त कर दिए हैं अनसिक्योर्ड लोन के लिए बैंक्स और NBFCs के लिए। बड़ा एक्शन बैंक्स और NBFCs के लिए RBI ने जो वो कंज्यूमर लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, उस पर क्रेडिट रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है। यानी कि बैंक्स और NBFCs जो भी लोन दे रहे हैं उसके सामने इन बैंकों को, NBFCs को अतिरिक्त बफर रखना पड़ेगा। अब ET Now स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि बैंक्स और NBFCs नए नियमों को लेकर RBI का दरवाजा खटखटा सकती हैं। क्या है पूरी खबर, ये समझ लेते हैं। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो लेंडर्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो नए नॉर्म्स रिलीज हुए हैं रिस्क वेट असेट्स पे, यहाँ पर बैंकों का कहना यही है कि जो सेक्टोरल लिमिट्स का डिप्लॉयमेंट है वहां पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, इसलिए वो RBI का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अगर NBFCs की बात करें तो वहां पर चिंता ये है कि जो बैंकों द्वारा फंडिंग हो रही थी वहां पे थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नॉर्म्स हैं उनमें साफ किया है कि आपको यहां पर रिस्क वेट असेट्स का असाइनमेंट बढ़ाना पड़ेगा 25 बेसिस पॉइंट से। और इस वजह से जो इम्पैक्ट है वो NBFCs फील कर रहे हैं कि उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है और जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे अभी बैंक्स और NBFCs सेपरेटली, और फिर देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाना है या नहीं। इसके अलावा अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो बैंक्स और NBFCs के पास हैं इन नए नियमों को ऑफसेट करने के लिए। उनमें से एक जो उपाय है वो जरूर है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए और इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर फंड रेजिंग उनको करना नेसेसरी हो जाएगा, बिकॉज किसी भी तरीके से यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में गिरावट होना लाजमी है, क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क वेट असेट्स असाइन करने हैं। तो वो CAR में ड्रॉप सभी बैंकों का अलग अलग होगा लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सबके जो पोर्टफोलियो है उस पर थोड़ी सी मार पड़ने वाली है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर। तो वहां पर बैंकों को अब थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा और फंड्स की उगाही आप बहुत ही जल्द होते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया अंकुर। तो इस खबर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, बैंक्स और NBFCs आपस में चर्चा करके जो भी नियम सख्त किए गए हैं उसकी क्लैरिटी लेने के लिए और वहां पर थोड़ा और लीनियंसी बरतने के लिए RBI का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि इस फैसले का असर हम देख सकते हैं कि बैंकों पर और NBFCs पर थोड़ा पड़ेगा, उनके मार्जिन फ्रंट पर असर देखने को मिल सकता है। चलिए, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आगे के शोज में कुछ एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इस पर क्लैरिटी देंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता से संपर्क नहीं हो पाया है। उनकी स्ट्रैटेजी हमारे पास आ चुकी है, क्विकली आपके सामने रखेंगे। उन्होंने सोने में खरीदारी करने की सलाह दी है। सोने में हमने देखा एक तेजी आई है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स के स्थिर होने के बाद। तो यहाँ पर आप टारगेट 61,000 का लगा के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 60,250 का। और मेटल्स में उन्होंने कॉपर में खरीदारी करने की सलाह दी है, 715 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 702 का बता रहे हैं। और कच्चे तेल में बिकवाली जो आई है 5% की, विश्व मोहन थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी कर रहे थे, वहां पर करेक्शन इनका मानना है और बढ़ सकता है अनुज का। और बिकवाली करके ही चलिए फिलहाल, कच्चे तेल में 6,000 के लक्ष्य अब अगले दिखाई दे रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 6,310 का। तो इस करेक्शन को आप ले कर सकते हैं और सेल की रणनीति क्रूड में। अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में कहां पर ट्रेडिंग के मौके क्विकली आपके सामने वो भी रखेंगे। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें उन्होंने एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की सलाह दी है।
टारगेट 1000 का है, स्टॉप लॉस 1040 का देख रहे हैं स्टॉक पर। और HCL टेक में खरीदारी करने की सलाह है 1355 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1280 का। कोटक सिक्योरिटीज ने इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह दी है और यहां पर टारगेट देख रहे हैं 2625 का, 2665 का टारगेट इंडिगो पर सलाह मिल रही है खरीदारी करने के लिए और स्टॉप लॉस होगा 2520 का। और अगला स्टॉक होगा डिक्सन टेक। यहां पर भी हमने कल आखिरी कुछ घंटों में देखा था कि अच्छी बाइंग नजर आ रही थी। 5700 के लक्ष्य अभी भी दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के लिए। 5200 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर तेजी करके चलिए। एंजल वन की तरफ से भी जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें दोनों में खरीदारी करने की सलाह। पहला है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, 6610 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर 5500 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 5200 का। तो सभी स्टॉक्स में आज तेजी करने की राय, एक एक्सिस बैंक को छोड़कर, जहां पर कि आज बिकवाली का ट्रेड आपको लेना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके से बैंकिंग शेयरों में आखिरी कुछ घंटों में प्रेशर आया था वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है इस खबर के भी चलते। तो आज बैंकिंग और NBFCs पर हमारी नजर बनी रहेगी।